बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड एनएफओ। आज हम बात करेंगे कि यह एनएफओ हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना महत्व हो सकता है और हमारा वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस के लिए यह तो मदद कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। हम यह बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड चुनना है या नहीं, इसके पहले हमको मल्टी कैप फंड के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी पड़ती है। अब देखेंगे कि मल्टी कैप फंड तो क्या है। अब मल्टी कैप फंड होते हैं कि डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, जिसके वजह से सभी इन्वेस्टर्स से मनी कलेक्ट करके अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि मल्टी कैप फंड का फीचर्स के बारे में। यह तो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और कि मिड कैप में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और कि लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखेंगे तो ईच कैप स्टॉक में मिनिमम 25% इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिमेनिंग 25% के लिए फ़ंड मैनेजर के एक चॉइस होते हैं कि उसका मार्केट आउटलुक देखकर किसी भी परसेंटेज वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आपने यह बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह एनएफओ तो 10 फेब 2023 ओपन हो जाते हैं और 24 फेब 2023 क्लोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड का फीचर्स के बारे में। S&P BSE 500 TRI इसका बेंचमार्क की तरह यूज़ किया गया है। अगर देखेंगे तो तुम 5,000 से भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुम शुरू कर सकते हैं। इसमें एंट्री लोड नहीं है और कि यह तो मंथली SIP 500 भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फंड मैनेजर होते हैं कि मिस्टर नितिन गोसर। यह एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने के लिए भी यह तो मदद कर सकेंगे इन्वेस्टर्स के लिए अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब बात करते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यह तो डाइवर्सिफाइड अलोकेशन अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टर के लिए देते हैं। अगर देखेंगे तो यह तो सेक्टर ऑफ ऑपरेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं दैन कंपेयर टू विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर देखेंगे तो यह तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करते हैं और यह तो एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यह तो पैसिव फंड न होने के कारण और कि एक्टिव फंड होने के कारण यह तो एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन ही यूज़ करते हैं। अब इसका पोटेंशियल मेरिट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। यह तो सेक्टर बायस तो एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि यह तो बॉटम डाउन अप्रोच फॉलो करने के कारण यह तो सेक्टर बायस एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर देखेंगे तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए ये तो बहुत मदद कर सकेंगे और कि अलग अलग मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो प्रिविलेज भी देते हैं और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखने के लिए तो बहुत मदद कर सकेंगे। अगर देखेंगे तो ये इसमें रिस्क तो कम होते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से कंपेयर किया तो, क्योंकि इसमें लार्ज कैप फंड में भी हम इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसके वजह से इसका रिस्क भी बहुत कम होते हैं व्हेन कंपेयर टू स्मॉल कैप और की मिड कैप। अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो टाइम फ्रेम हो सकते हैं कि 6 साल और उसके भी ज़्यादा, क्योंकि एक तो अलग अलग मार्केट साइकिल्स होने के कारण समटाइम या तो पॉजिटिव रिटर्न दे सकते हैं, समटाइम या तो नेगेटिव रिटर्न दे सकेंगे और समटाइम्स या तो ज़ीरो रिटर्न भी दे सकेंगे, जिसके वजह से हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से इसका फ़ायदा हम उठा पाएगी। हम किसी भी फ़ंड चुनने से पहले उसका पोटेंशियल मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी पड़ती है। अब देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड का पोटेंशियल डीमेरिट्स। अगर देखेंगे तो एट टाइम्स ओवर डाइवर्सिफिकेशन वजह से तुम्हारा ओवरऑल रिटर्न डाइल्यूट हो सकता है। इसमें फ़ंड मैनेजमेंट स्टाइल तो अननोन होते हैं। इसमें ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होने के कारण तुम मार्केट करेक्शन और कि मार्केट कैश में किसी तरह परफॉर्म करते हो तो हमको पता नहीं चलते हैं। अगर देखेंगे तो इसमें ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होने के कारण या तो एनालाइज द परफॉर्मेंस भी नहीं कर सकते और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है। हमको क्लैरिटी ऑफ स्टॉक्स भी नहीं है किसी स्टॉक को चुनना है। अगर देखेंगे तो पोर्टफोलियो के अंदर किसी स्टॉक में भी हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से इसमें रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं। इस वीडियो का फाइनल टेक अवे होते हैं कि अगर आपने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और कि नए इन्वेस्टर है तो एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड जिसके पास 6 से 10 साल तक ट्रैक रिकॉर्ड है उसको चुनना एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि नए एनएफओ चुनते हैं तो इसमें प्रॉपर पोर्टफोलियो और कि प्रॉपर रिसर्च न होने के कारण इन्वेस्टमेंट तो रिस्की पड़ने की मौका ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपने अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं।
अगर आपके पास पार अमाउंट है और रिस्क लेना चाहते हैं तो भी इसमें तुम मिनिमम इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।